हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम के लिए आपके आने वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके एग्जाम को देखते हुए सारे क्वेश्चन को बनाया गया है और ये जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये साइंस पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सब सारे क्वेश्चन को उतार कर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो एग्जाम में 100% आने की संभावना है सारी क्वेश्चन को। इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझते हुए कॉपी में लिख लेंगे और सारे क्वेश्चन को जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना बाबू। सब कोई रेडी है ना, सब कोई तैयार है ना। चलिए ठीक है, कॉपी कलम सारे बच्चे लेकर रेडी हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखना है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना बाबू। तो देखते हैं आवर्धन कहते किसे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की क्या बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, ध्यान देना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि आवर्धन किसे कहते हैं तो हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बताना है बाबू, देख लिया जाए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु, क्या बाबू, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, इसको अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो बताइए, हम लोग आवर्धन में जान गए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग कहते हैं क्या, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा हम लोगों को याद हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। बताइए बाबू, आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे फिर देखते हैं, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है बाबू, इसका एसआई मात्रक जो होता है वह नहीं होता है, अतः ये मात्रक विहीन होते हैं। ऑब्जेक्टिव बाबू आता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद करना होगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अतः यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए वही, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी तथा वस्तु की ऊंचाई u, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा में u। आवर्धन m बराबर क्या होता है बाबू, v बटा में u। ये आपको याद कर लेना होगा। यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात v और वस्तु की ऊंचाई अर्थात u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि m बराबर क्या होता है, तो आपको जानना है m बराबर v बटा में u होता है। v क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, u क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है। और इसका मात्रक जो है वो मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। अब जानिए कि यह मात्रक विहीन क्यों होता है। देखिए, अगर वस्तु जो है यह वस्तु मानकर चलिए 5 मीटर की वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, सपोज मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब 15 मीटर की बन रहा है। सपोज मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब 15 मीटर का बन रहा है, तो इसको हम लोग m बराबर यानी कि आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे,
m बराबर अर्थात आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है बाबू, 5 मीटर है। तो मीटर से मीटर खत्म हो गया, यानी कि इसका आवर्धन क्या बचा, 3 बचा। तो आवर्धन m बराबर केवल 3 लिखाया, लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रक लिखने के लिए बचा ही नहीं। तो जब बचा नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि आवर्धन जो होता है बाबू मात्रक विहीन होता है। बताइए, क्लियर, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी बाबू को तो नहीं ना हुआ? इसका एसआई मात्रक को लिखना है तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आपको अगर कोई कहेगा कि आवर्धन जो है मात्रक विहीन क्यों होता है, तो आप इस तरीके से उनको समझा सकते हैं कि इसका मीटर मीटर रहेगा तो कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो कट जाएगा, तो कुछ मात्रक बचेगा ही नहीं। इसीलिए आवर्धन जो होता है बाबू क्या होता है, मात्रक विहीन होता है ना बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पीएच स्केल बनाते हैं। देखिए पीएच स्केल जैसे इस तरह का पीएच स्केल हो गया, ठीक है। ये पीएच स्केल क्या होता है, यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 14। आता है कि पीएच स्केल पर कितने अंक नामांकित रहते हैं। तो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल पर नंबर जो होते हैं, संख्या जो होते हैं नामांकित रहते हैं। और बीच में नंबर 7 होता है, जो कि यह संबोधित करता है कि यह उदासीन है। 7 बाबू किसको संबोधित करता है, उदासीन का। उदासीन आता है कि उदासीन विलयन क्या है, तो जल जो होता है पानी, जल जिसको पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, वह उदासीन होता है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वही उदासीन विलयन जो 7 होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 होता है, और उदासीन विलयन जल मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं कि पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले संकेत को पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। पीएच स्केल क्या करता है बाबू, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है, इसीलिए इस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है ना बाबू, पीएच स्केल कहते हैं। तो बात को समझिए, आगे है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको जान लेना होगा कि उदासीन विलयन का बाबू पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अगर पूछ दिया जाए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। और किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच होता है। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए, अम्लीय विलयन का बाबू पीएच मान, तो आप क्या बताइएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या बताइएगा, तो जो 0 से 7 के बीच में होता है वो अम्लीय विलयन होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन, तो देखिए आगे पढ़ लीजिए, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान और 0 और 7 से 7 और 14 के बीच में होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय विलयन का जो बाबू पीएच मान होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। आपको जानना है कि किसी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 0 और 7 के बीच में होता है, अम्लीय विलयन, ठीक है। जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ये भी जानना है कि आएगा क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से जो कम होगा वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से
कम जितना भी होगा वो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से जितना अधिक होगा, 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक जो होगा वो क्या होगा बाबू, क्षारीय विलयन होगा। 7 से कम जो होगा वो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, और केवल 7, ठीक है, केवल 7, केवल क्या बाबू, केवल जब 7 रहेगा तो वह हो जाएगा उदासीन विलयन। कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बता दें कि पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। जान जाइए, पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। आता है क्वेश्चन कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। किसने किया था बाबू, सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का खोज। ठीक है ना, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। तो इससे बहुत चीज जान गए आप। ऑब्जेक्टिव जितना भी इस प्रश्न से अगर आएगा तो हमारे ख्याल से आप लोग सब बता दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लिया जाए, पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच स्केल क्या के बारे में समझते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, फिर है उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। किसी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 0 और 7 के बीच होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है बाबू 7 से 14 के बीच होता है। यानी कि 7 से जो कम होगा पीएच स्केल पर मान वो सारा अम्लीय होगा, और 7 जो होगा वह उदासीन होगा, और 7 से जो बाबू अधिक होगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन आपको जो भी आएगा आप सारा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आता है कि उदासीन विलयन कौन हो सकता है, तो जल उदासीन विलयन हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है ना, तो देखते हैं बाबू अब अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में लिखना है। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, इसको डायग्राम के रूप में फिगर बनाकर हम बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। देखिए ये सबको समझ लीजिए, चुंबक है, ये क्या है बाबू, ये चुंबक है। ठीक है, इधर होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, तो इसके नॉर्थ कर दिए, इसको साउथ कर दिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, चुंबक का जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर ये इसका चुंबकत्व का गुण जाता है। ठीक है ना, नॉर्थ से किधर जाता है, साउथ की ओर। उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर चला जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो देख लीजिए ये इस तरह से यहाँ पर कुछ टेढ़ हो गया, इस तरह से आपका नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। यानी कि इसको इस तरह से हम अच्छा से डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, और इसके अंदर की ओर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है गुण। साउथ से किधर, नॉर्थ की ओर, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो ये जो है इसका नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से बाबू किधर, साउथ की ओर, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर इसका आता है। अब इसमें इसको देख लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बाबू जो गुण होते हैं वह निम्नलिखित होते हैं। तो देखिए सबसे पहला में है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी। ठीक है ना,
तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है। यहाँ पर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर किधर जा रही है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये है दक्षिणी ध्रुव, ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी। तो नॉर्थ मतलब उत्तर से निकलकर, एस मतलब साउथ की ओर चला जा रहा है। फिर दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर, देखिए ये चुंबक है तो चुंबक के ये अंदर बाबू, चुंबक के अंदर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में चली जाती है। तो चुंबक के अंदर क्या हो रहा है बाबू कि दक्षिणी ध्रुव से निकलकर और उत्तर ध्रुव की ओर क्या हो रहा है, सब जा रहा है। देख रहे हैं ना, दक्षिण ध्रुव से निकलकर किधर जा रहा है, उत्तर ध्रुव की ओर। और बाहर में क्या हो रहा था कि यह बाहर में हो रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलकर दक्षिण में जा रहा है, और अंदर में क्या हो रहा है कि ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा है। बात तो समझ में आ गया, दो टॉपिक बढ़िया से। चलिए अब अगला नंबर तीसरा देखते हैं कि यह रेखाएं एक बंद वक्र होती है। देखिए यह चुंबक के चारों तरफ से इधर से भी बंद किया है, इधर से भी बंद किया है, तो बंद है ना, देखिए इधर से पूरा ऐसे लॉक हो गया है। क्या हो गया, पूरा इधर से ऐसे आकर लॉक हो गया, इधर से भी ऐसे आकर लॉक हो गया है, बंद हो गया है। तो वही कह रहा है कि यह रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ठीक है ना बाबू। चौथा नंबर देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा देखिए, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, कभी यह एक दूसरे को बाबू काटा है, न काटा है न प्रतिच्छेद किया है। ये आपस में क्या होते हैं, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी भी ये रेखाएं प्रतिच्छेद बाबू नहीं करती है। ठीक है ना। और लास्ट पांचवा नंबर देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पे अधिक होता है। देखिए नॉर्थ पर है ना और साउथ पर, दोनों ध्रुवों पर बाबू इसका मान जो होता है अधिक होता है। दोनों ध्रुवों का मान क्या होता है, मान इसका अधिक होता है। और बता दें कि मान क्यों अधिक होता है, तो देखिए ये ध्रुव है और यहाँ पर बड़ा नजदीक नजदीक क्या होता है ना, बड़ा नजदीक नजदीक जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर मान अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में ज्यादा का गैप रहता है, बीच में होता है जो ज्यादा का गैप रहता है, तो बीच में ज्यादा के गैप होने की वजह से, बीच में जो ज्यादा का गैप अधिक होने से चुंबक के मध्य मतलब बीच में, चुंबक का मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है कम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर इसका मान अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पे अधिक मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कहेगा अधिक, तो ध्रुव पर कहेगा तो इसका ध्रुव पर मान अधिक होता है, लेकिन इसके मध्य में जो मान होता है बाबू कम होता है। मध्य में मान क्या होता है बाबू, मध्य में मान कम होता है, मध्य में मान कम होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग बाबू देखिए क्या क्या जाने, ध्यान से समझिए एक बार, पूरा बढ़िया से रटा जाएगा। और ये हम गारंटी दावा के साथ कहते हैं कि आपको जितना क्वेश्चन 3 ठो अभी तक पढ़ाए हम, ये तीनों आपको इसी क्लास में इसी समय आपको 100% याद हो ही जाएगा। ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, हम अभी बताए हैं कि बाबू जो सबसे पहले नॉर्थ की ओर से यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव में यह प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। और क्या होता है कि यह रेखाएं बंद वक्र की तरह होती है, यह जो रेखा है बाबू बंद वक्र की तरह होती है। और क्या बताया है कि यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यह रेखा कभी भी एक दूसरे को कहीं नहीं प्रतिच्छेद की है, कहीं नहीं काटी है। और पांचवा बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है यहाँ बाबू ध्रुव पर जो होता है मान अधिक होता है, और इसका मान जो सबसे कम जो होता है, तो देखिए मध्य में दूरी के वजह से मध्य में इसका क्या होता है, चुंबकीय मान जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वह बाबू क्या होता है, कम होता है। तो आपको क्वेश्चन में इसको पूरा बढ़िया से समझा दिया गया, बता दिया गया। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा मात्रा में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई समझ लीजिए टॉपिक है। और सब्जेक्टिव में अगर आएगा तो ये आपको पूरा लिख देना होगा, क्योंकि यह नंबर अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा तो सचित्र वर्णन करने के साथ आ सकता है, नहीं तो यह 2 नंबर में आपका आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुणों को लिखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। पहला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है। दूसरा में देखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती है। तीसरा में जानना है कि यह रेखाएं एक बंद आकृति वक्र आकृति की तरह होता है। चौथा में जानना है ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया हुआ है। और पांचवा में जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और मध्य में इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह कम होता है। बढ़िया से क्वेश्चन आपको रटा गया, याद हो गया और दावा कर रहे हैं कि आपको 100% इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में आ गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। और दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 2011 के एनुअल में आया हुआ है और ये 2019 के एनुअल फर्स्ट पारी में आया हुआ है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है ना। अम्ल का जलीय विलयन क्यों, ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है, क्यों विद्युत का चालन करता है। ये 12 में भी आया है और 14 में भी आया है, 11 में भी आया है और 19 का सी मतलब सुपर मैट्रिक में भी आया है। तो ये क्वेश्चन को देखा जाए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसका उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले ध्यान देना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद कर लेना होगा ये क्वेश्चन के आंसर। आप ये सारे क्वेश्चन जितना भी आप क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा और एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा बढ़िया सा कॉपी बनाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूरा कंप्लीट नोट्स रहे और बेहतरीन तरीके से आप उस नोट्स को बनाइए और खूब मन लगा के उसको आप पढ़िए, ताकि एग्जाम में बहुत बड़ा आपका सहयोग वह कॉपी दे सके। ठीक है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर इसको समझाना है। आया है 2011 में और 2019 में। तो वह अभिक्रिया, ठीक है ना बाबू, वह अभिक्रिया या लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु एक परमाणु या परमाणुओं का समूह बिना परिवर्तन के जब विस्थापित हो जाते हैं या हो जाए तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गया ना बाबू। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या एक परमाणु या परमाणुओं का समूह बिना कोई परिवर्तन के जब विस्थापित हो जाते हैं तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना बाबू। हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि आप उदाहरण देकर भी समझाइए। ठीक है, आप इसे उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए बाबू, उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं कि जब 2Na रहेगा और 2H2O रहेगा तो यहाँ पर हुआ क्या है, 2Na के साथ OH आकर मिल गया है और बच गया है आपका H2, यानी कि हाइड्रोजन 2 आपका क्या हो गया है, बच गया है। कैसे कि देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 4 हाइड्रोजन हो गया। तो देखिए 2 O है ना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी रह गया और 4 हाइड्रोजन आपका यहाँ भी रह गया। इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन
और इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग को अभिक्रिया और इस तरह का उदाहरण जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है बाबू, तो आगे देख लीजिए, इस अभिक्रिया का उपयोग रासायनिक के व्यापार में होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है। क्या बोले हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बात बोले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बात बोले हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है। तो इसका उपयोग अधिकतर रासायनिक व्यापार में किया जाता है। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है और दिक्कत होगा भी नहीं बाबू आपको। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन 2011 के एनुअल और 19 के एनुअल में आया हुआ है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या एक परमाणु या परमाणुओं का समूह बिना परिवर्तन के विस्थापित हो जाते हैं, तो उस तरह के अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना बाबू, जैसे दिया हुआ है 2Na + 2H2O और इसको क्रिया कराने के फलस्वरूप 2NaOH + H2 बनता है। और इस तरह के अभिक्रिया का उपयोग रासायनिक व्यापार में अधिक किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ये क्वेश्चन 12 के में, 14 के में, 11 के में और 19 के सी सुपरमेट्री में है। बीच में डबल लिख दिए थे इसलिए बीच वाले मिटा दिए हैं। ठीक है ना, ये एक ही साथ मिला हुआ है, आपको जानना है, या एक ही साथ मिला हुआ है। बीच में ये बात डबल उतर गया था इसलिए उसको साफ कर दिए, मिटा दिए। ठीक है, ये अलग नहीं है, साथ ही में है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि अम्ल की जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का क्यों अधिक सुचालक होता है। क्वेश्चन यही आता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का अधिक सुचालक क्यों होता है। तो देख लिया जाए अम्ल का, ठीक है ना बाबू, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन निर्माण करता है। बताइए बाबू, जल का अम्लीय विलयन जो होता है हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन का क्या करता है, निर्माण करता है, जो विद्युत का चालन करते हैं। H+ आयन क्या करते हैं, H+ आयन क्या करते हैं, विद्युत को चालन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण विलयन विद्युत अपघट्य हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है बाबू, जिसके कारण विलयन विद्युत अपघट्य हो जाता है और चालन करने योग्य हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन बढ़ने लगता है, होने लगता है। तो बताइए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको याद तो हो गया होगा, पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का निर्माण, ठीक है, करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं, जिसके कारण विलयन विद्युत अपघट्य हो जाता है और चालन करने योग्य हो जाता है। इसलिए बाबू इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बहुत प्यार से उसको उतार कर लिख कर याद कर लीजिए और देर मत कीजिए कि कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे। इस तरह के 5 क्वेश्चन को आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, आप पूरा 1-2 घंटा के अंदर उसको याद करके माइंड में सेटल कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने योग्य है, आएगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन को 5 बढ़िया से देखें। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।